हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने थर्ड लेक्चर में बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रिलिमिनरी सेक्शंस की। प्रिलिमिनरी सेक्शंस इंक्लूड सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में हम देखेंगे टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 1 की। तो सबसे पहले टाइटल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ही इस एक्ट का टाइटल होगा। सेकंड हम बात करते हैं एक्सटेंड की। एक्सटेंड मतलब कि पूरे इंडिया में ये एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल था, लेकिन आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब ये एक्ट पास हुआ तब उसके बाद से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अब पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग JNK। तो इस चीज़ का जो प्रूफ है वो आप देख सकते हैं। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लास्ट में कुछ शेड्यूल्स हैं। उन शेड्यूल्स के अंदर कुछ एक्ट्स के नाम हैं, वो एक्ट्स अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो अगर आप 5th शेड्यूल को देखेंगे तो 5th शेड्यूल के टेबल 1 में 100 नंबर पे जो एंट्री है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की है। इसका मतलब अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट के कमेंसमेंट की मतलब कब ये एक्ट फोर्स में आया था। तो वो डेट थी 1 मार्च 1964। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 इस एक्ट के अंदर एक डेफिनेशंस का सेक्शन है। उसके अंदर उन सभी वर्ड्स की डेफिनेशंस बता रखी है जो इस एक्ट में यूज़ हुए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 2A की। 2A डील्स विद ऑब्लिगेशन। इसमें ऑब्लिगेशन पूरे एक्ट में जहाँ भी यूज़ हुआ होगा उसका क्या मतलब है वो बता रखा है। तो ऑब्लिगेशन इज़ अ ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दैट इज़ अ लीगल ड्यूटी। इसका ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लॉ आप पर एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी को आपको करना पड़ेगा। अगर वो ड्यूटी आपने नहीं करी तो आपके अगेंस्ट एक कोर्ट केस हो सकता है। ऐसी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है यहाँ पे ऑब्लिगेशन। किसी भी तरीके की मॉरल, सोशल, रिलीजियस ड्यूटीज़ को हम ऑब्लिगेशन नहीं मान सकते क्योंकि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होती। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको ये कहा कि कल मैं तुम्हें एक मूवी दिखाने लेके जाऊंगा। अब कल वो आया नहीं, आप पूरे रेडी बैठे हैं और वो नहीं आया, उसने आपको मूवी नहीं दिखाई। तो ये एक तरीके का कैजुअल इंटरेक्शन है। यहाँ पर अब अगर वो आपके फ्रेंड ने आपको मूवी नहीं दिखाई तो आप उसके ऊपर कोई कोर्ट केस थोड़ी कर सकते हैं। आप उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो कि मॉरल या सोशल ड्यूटीज़ के अंदर आती है, दैट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। उसके लिए आप उसके अगेंस्ट कोई केस या कोई केस फाइल नहीं कर सकते। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं लीज़ का। A ने अपनी एक लैंड को B को लीज़ पे दे दिया। तो जो लैंड को लीज़ पे देता है वो लेसर होता है और जो लेता है वो लेसी होता है। अब B के पास जो कि लेसी है उसके पास अपनी राइट है कि उसने क्योंकि लैंड को लीज़ पे ले रखा है तो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली इंजॉय करने का राइट है। तो लीगली लेसर जो है, जो A है, उसके ऊपर ये ड्यूटी है कि वो इसके पीसफुल एन्जॉयमेंट के अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये A के ऊपर ड्यूटी है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर A ने कोई भी इंटरफेरेंस करा तो वो अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर इंटरफेरेंस हुआ तो इसकी राइट जो कि पीसफुली प्रॉपर्टी को इंजॉय करने की है वो हो जाएगी वायलेट। और वो वायलेट होते ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा और फिर B सूट फाइल कर सकता है A के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर एंड ही कैन आस्क फॉर इंजंक्शन। तो कोर्ट A को रोक देगा कि वो इस इंटरफेरेंस को ना करे। तो ये हो गई एक लीगल ड्यूटी।
जहाँ पे ए के अगेंस्ट कोर्ट केस हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि ऑब्लिगेशन वर्ड का क्या मीनिंग है। तो ऑब्लिगेशन एक लीगल ड्यूटी है, दैट इज़ अ ड्यूटी विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब इस पूरे एक्ट में आप इस ऑब्लिगेशन वर्ड को सेक्शन 38 क्लॉज 1 और 39 में देखेंगे। ये दोनों सेक्शंस इंजंक्शन से रिलेटेड हैं। तो इन दोनों सेक्शंस में जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा वो स्टेटमेंट मिलेगा टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ जो ये वर्ड ऑब्लिगेशन है, इस ऑब्लिगेशन वर्ड का जो मीनिंग है वो हम डिराइव करेंगे सेक्शन 2A से। सेक्शन 2A जो अभी हमने देखा, जहाँ पे ऑब्लिगेशन का मीनिंग बता रखा था कि ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन क्या है, तो वो मीनिंग ही हम यहाँ वाले ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करेंगे जो 2A में लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2B की। सेक्शन 2B वर्ड सेटलमेंट को एक्सप्लेन करता है। ये वर्ड सेटलमेंट आपको पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 15C और सेक्शन 25 में लिखा मिलेगा। इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का ये मतलब है कि सेटलमेंट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो उसका सक्सेसिव इंटरेस्ट होता है, उस सक्सेसिव इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज़ करता है। डिस्पोज ऑफ करना मतलब उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए वो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, वो इंस्ट्रूमेंट इस सेटलमेंट वर्ड के अंदर आता है। अब एक तरीके से विल भी तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही है जो एक पर्सन अपने सक्सेसिव इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, विल और कॉडिसिल इस वर्ड सेटलमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। अब कॉडिसिल क्या होता है? कॉडिसिल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही है जो विल में एज एन सप्लीमेंट और एनेक्सर यूज़ होता है। मतलब अगर विल में कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है या चेंज करनी है, तो वो चीज़ आप कॉडिसिल के रूप में विल पे अटैच करते हो। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2C एंड सेक्शन 2D की। हम इन दोनों सेक्शंस को कंबाइन होके ही रीड करेंगे। इन दोनों सेक्शंस में ट्रस्ट एंड ट्रस्टी को डिफ़ाइन किया गया है। एक्चुअल में ट्रस्ट का जो मीनिंग है वो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में लिखा हुआ है। उसी मीनिंग को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट को बनाने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं ट्रस्टी। अब ट्रस्टी क्या होता है कि वो अपनी किसी बिल्डिंग या अपने पैसे को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करता है। वो स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन देने के लिए कोई स्कूल या कॉलेज बनाना, ऑर्फन्स के लिए ऑर्फनेज बनाना। तो ट्रस्ट तो जो ट्रस्टी होता है वो इन चीज़ों के लिए ट्रस्ट बनाता है। अब इसके अंदर एक ऑब्लिगेशन होती है कि अगर आपने ट्रस्ट फॉर्म कर दिया है तो ट्रस्टी अपनी बिल्डिंग को और अपने पैसे को इन्हीं पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। अगर उसने ट्रस्ट बना दिया है, वो और किसी चीज़ के लिए यूज़ उसे नहीं कर सकता। अब जो भी इस ट्रस्ट के कारण बेनिफिट गेन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स या यहाँ पे ऑर्फन्स, वो सब बेनिफिशियरीज बन जाते हैं। तो अभी हमने सेक्शन 2C और सेक्शन 2D को रीड करा है। इसके बाद आता है सेक्शन 2E। सेक्शन 2E मैं अपने ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और उन्हें मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इलैबोरेटली कवर करूँगी। गुड बाय।